नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, किंग चार्ल्स ब्रिटेन के अलावा कई देशों के राजा बने हैं। कैसे बने हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब वो ब्रिटेन के राजा के तौर पर नियुक्त हुए हैं तो फिर अन्य कौन कौन से देशों के वो राजा माने गए हैं और ऐसी क्या व्यवस्था है जिसके तहत इन्हें अन्य देशों के राजा के तौर पर भी जाना गया है और इनके आधार पर उन्हें इन देशों के राजा के तौर पर पदस्थापित किया गया है। ठीक है, यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके तहत उन्हें यह पद दिया गया है। ठीक है, और वे हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हो या फिर राज्य प्रमुख के तौर पर नियुक्त हुए हैं। क्लियर? संवैधानिक राजतंत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है और इसके अलावा जो अन्य डायमेंशन है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देना चाहूंगा कि जीएस का जो पेपर 2 होता है IAS एग्जामिनेशन में, उसमें पॉलिटी और IR यानी कि राजव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों ही दृष्टिकोणों से यह विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पॉलिटी में भारत के संविधान के साथ साथ अन्य देशों के संविधान की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में भी पढ़ना होता है और इस लिहाज से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के साथ में भारत की क्या भूमिका होती है और राष्ट्रमंडल देशों के परिचय के बारे में भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इस आधार पर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस यहाँ पर सामने आते हैं। पहला है कि किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के नए राजा के तौर पर पदस्थापित हुए हैं। नाम क्या है? चार्ल्स तृतीय, है ना? चार्ल्स तृतीय। पहले ये प्रिंस चार्ल्स थे, लेकिन बीते दिनों जब एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया और उनके निधन के पश्चात चार्ल्स तृतीय को पद मिला है और इसलिए अब यहाँ पर किंग लग गया है, प्रिंस के स्थान पर किंग लग गया है। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बने हैं और संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था के आधार पर वे यहाँ के राज्य प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, है ना? हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्य प्रमुख, सर्वोच्च प्रमुख। ठीक है, अच्छा, यहां पर ध्यान रखना है कि किस व्यवस्था की बातचीत की जा रही है, तो संवैधानिक राजतंत्र की बात की जा रही है। केवल राजतंत्र नहीं है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। यहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की या फिर कहें आत्यांतिक राजतंत्र में जो राजा होता है, वह जो कहता है, वह जो निर्णय लेता है, वही सर्वोपरि होता है। क्लियर? लेकिन यहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि राजतंत्र को तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहां पर संविधान के हिसाब से राजतंत्र काम करेगा। राजा संविधान की प्रावधान के हिसाब से काम करेंगे। जो संविधान कहेगा उसके हिसाब से राजा जो है अपना जो भी परामर्श है, जो भी डिसीजन है, उसके हिसाब से वो लेंगे, है ना? वो आत्यांतिक रूप से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, एब्सोल्यूट डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं, तो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। क्लियर? तो संसदीय व्यवस्था होने के नाते वहां पर जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो संसद के जो मंत्रीगण होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है वहां के सरकार के संचालन में। और जो वहां के राज्य प्रमुख हैं, यानी कि जो राजा हो या फिर महारानी हो, वो वहां पर एक तरीके से नॉमिनल हेड के तौर पर वे काम करते हैं, सांकेतिक राज प्रमुख के तौर पर वो काम करते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वे सांकेतिक राज प्रमुख के तौर पर ही काम करते हैं। बहरहाल उन्हें हेड ऑफ द स्टेट या फिर राज्य प्रमुख की संज्ञा दी जाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि चलो भाई ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का राज्य प्रमुख हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो केवल ब्रिटेन के ही राज्य प्रमुख नहीं है ना, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के भी राज्य प्रमुख के तौर पर
माने जाते हैं और इसके आधार पर वे केवल इन्हीं देशों के नहीं बल्कि राष्ट्रमंडल क्षेत्र के जो राज्य प्रमुख होते हैं या फिर हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके तौर पर ये जाने जाते हैं। वर्तमान में खबर ये आई है कि कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने उन्हें अपना राज्य प्रमुख मान लिया है, स्वीकार कर लिया है ना। अब देखो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रमंडल क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सभी देश उस राष्ट्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रमंडल क्षेत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमनवेल्थ रिम, कॉमनवेल्थ रिम, ठीक है। राष्ट्रमंडल क्षेत्र को हम इसी रूप में जानते हैं। ये जो राष्ट्रमंडल क्षेत्र हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, राष्ट्रमंडल देशों के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको ऐड कर दूं कि वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जब चार्ल्स तृतीय राजा बन गए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इन्हें अपना राज्य प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट मान ही लिया। इनके अलावा एक और देश है एंटीगुआ और बारबुडा, ध्यान रखिएगा, ये कैरेबियन सागर का जो द्वीप है उन्हीं में से एक द्वीप है एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर है और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें से ये है एंटीगुआ और बारबुडा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने भी हाल ही में यह घोषणा की है कि हम भी जो चार्ल्स तृतीय हैं इनको राजा मानेंगे, लेकिन आने वाले 2-3 वर्षों में हम जो है वो एक वोटिंग करवाएंगे और हम चाहेंगे कि हम यहाँ जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक राजतंत्र के तहत इनको राजा हम मानते हैं, अब हम इस व्यवस्था का त्याग कर देंगे और हम हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम रिपब्लिक कंट्री के तौर पर जाने जाएं या फिर गणराज्य या फिर गणतंत्र के तौर पर हम अपने आप को स्वीकार करना चाहेंगे, ठीक है। ये किसने कहा है? तो ये एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री ने कहा है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये निकल कर आ रहा है कि जो राष्ट्रमंडल क्षेत्र के जो देश हैं, कॉमनवेल्थ रीम के जो देश हैं, कितने देश हैं इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी देश हैं वो सभी देश ब्रिटेन के जो राजा या फिर जो महारानी होते हैं उन्हीं को अपना राज्य प्रमुख या फिर हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। और यदि वे कभी ऐसा करें कि नहीं भाई हम ब्रिटेन के राजा या महारानी को हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर नहीं मानेंगे, उन्हें हम मान्यता नहीं देंगे, तो फिर ऐसे में उन्हें संशोधन करवाना पड़ेगा अपने संविधान में, चाहे वो मतदान करवा करके हो या फिर जनमत संग्रह के द्वारा हो, है ना। बीते कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया में एक लहर ऐसी चली थी जिसमें यह कोशिश की जा रही थी कि अब जो राज्य प्रमुख का दर्जा दिया जाता है ब्रिटेन के महारानी को, चूंकि उस समय तो महारानी थी, महारानी का तो निधन अभी हुआ है ना, लेकिन कुछ समय पहले की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक लहर चली थी जिसमें यह कोशिश की जा रही थी कि ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन की महारानी को राज्य प्रमुख का जो दर्जा दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अब इसको हटा देना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ विरोध प्रदर्शन किए गए और उसके बाद उस चीज को फिलहाल जो है बस्ते में बंद कर दिया गया। क्लियर? अच्छा, एक चीज और यहां पर समझने वाली बात है कि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर गवर्नर जनरल ये होता है, ठीक है। यह जो गवर्नर जनरल होता है वह ब्रिटेन के राजा या फिर ब्रिटेन के जो राज्य प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। यहां पर आप गौर से समझिएगा, आपको ध्यान होगा, अपने आधुनिक भारत का इतिहास यदि पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी तो फिर यहां पर एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। और वह व्यवस्था क्या थी? वह व्यवस्था कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी कि ब्रिटेन के जो क्राउन थे, ब्रिटेन के राज सिंहासन का प्रतिनिधि कौन होता था? तो वायसराय होता था। पहले गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद वायसराय जो है ब्रिटेन के क्राउन का प्रतिनिधि होता था और वह यहाँ पर आकर करके, भारत में आकर करके रहता था और वहां यहाँ का राजकाज वह संभालता था। क्लियर?
तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पर देखी जाती है। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में, जहां पर जो गवर्नर जनरल होता है वह ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, और वह यहाँ पर उनके एवज में उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर जो भी शासन से संबंधित गतिविधियां हैं उसको देखता है। बाकी इनके ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के अपने अपने प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। ठीक, क्लियर ना? तो ये सारी बातें यहां पर आपको समझने की जरूरत है। यानी कि ये सभी देश जो ब्रिटेन के राज्य प्रमुख हैं उन्हीं को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम थोड़ा ये समझें कि राष्ट्रमंडल देश जो है वह टोटल 56 है। ठीक है, अब बात यहां पर आ रही है राष्ट्रमंडल देशों की, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ये टोटल कितने हैं अभी? तो 56, पहले 54 थे। इसी वर्ष 2022 में ही 2 नए देश इसमें शामिल हुए हैं, और वो हैं गैबन और टोगो। नाम यहां पर ध्यान से नोट कीजिएगा, गैबन और टोगो, ये दोनों देश इसी वर्ष इस संगठन में शामिल हुए हैं, गैबन प्लस टोगो। ओके, और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये दोनों ही देश कभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत नहीं रहे थे। ओके, अब ये जो 56 देश हैं इनमें से अधिकांश देश जो हैं वो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं। क्लियर? माने पहले जो ब्रिटेन ने अपनी औपनिवेशिक सत्ता पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में विस्तारित की थी, उसी में से जो कई देश हैं वो इसके अंतर्गत, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत शामिल है ना। लेकिन अब जो स्थिति है, अब स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। अब कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि कभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का हिस्सा नहीं रहे और वे इसमें शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत वे भी शामिल हो रहे हैं। इसका उदाहरण हमने यहां पर देख लिया, गैबन और टोगो। क्लियर? यूनाइटेड किंगडम सहित 15 देश ऐसे हैं जहां पर साझा संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है ना। यानी कि एक तो ब्रिटेन है ही, वहां पर तो है ही संवैधानिक राजतंत्र। इनके अलावा 14 ऐसे देश हैं जहां पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है, और इन सभी में, है ना, 14 देश और यूनाइटेड किंगडम, इन सभी में जो राज्य प्रमुख होता है वह कौन होता है? ब्रिटेन के ही महाराजा या फिर महारानी। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक। बाकी जो 36 देश हैं, है ना, 36 देशों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अब यहां पर थोड़ा और समझना होगा, है ना। 36 देशों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, यानी कि रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक सिस्टम। क्लियर? ओके। 5 जो देश हैं उनका अपना राजतंत्र है। ठीक। जो 36 देश जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उनमें से एक देश हमारा भारत भी है ना। अब थोड़ा ये समझो कि भाई ये अभी तक तो संवैधानिक राजतंत्र की बात आप कर रहे थे, अब ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहां पर यही एक बहुत ही बारीक अंतर है कि जो रिपब्लिक व्यवस्था होती है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, इसमें भी हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, इसमें भी राज्य प्रमुख होता है, लेकिन यह जो राज्य प्रमुख होता है यह निर्वाचित होता है, यह इलेक्टेड होता है। ठीक है, और इसी कारण से इसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए भारत में जो राष्ट्रपति होता है वही कौन होता है? वही राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है कि नहीं? और इस लिहाज से जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह निर्वाचित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति रहे उन्हीं के वंश का कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। निर्वाचन किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है हर 5 वर्ष पर। ठीक है, और इस लिहाज से यह रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो करता है। क्लियर? इनमें से जो बाकी 5 देश हैं उनका अपना राजतंत्र है। यहां पर आप सामने देख रहे होंगे चित्र पर, ये सभी जो देश हैं 56 देश हैं जहां पर कि क्या है, जहां पर कि राष्ट्रमंडल देशों के तौर पर आप समझ सकते हैं।
है ना। यहाँ एक चीज और समझिएगा कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं, इन राष्ट्रमंडल देशों में 3 ही ऐसे देश हैं यूरोप से जो कि इस राष्ट्रमंडल में शामिल है ना। बाकी सभी जो देश हैं वो या तो एशिया से बिलोंग करते हैं, या फिर अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, या फिर अमेरिकी देश हैं, या फिर उत्तरी अमेरिका से कहें, या फिर दक्षिणी अमेरिका से कहें। क्लियर, बात समझ आ रही है ना। यूरोप से मात्र 3 देश ऐसे हैं जो कि इस राष्ट्रमंडल देशों के संगठन में शामिल हैं, और वे कौन कौन से देश हैं? एक है इंग्लैंड, है ना, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। एक है इंग्लैंड, या फिर आप इसे ब्रिटेन कहें, जो कहें, ठीक है। दूसरा है माल्टा, और तीसरा है साइप्रस। बात समझ में आ रही है ना। तो ये 3 जो देश हैं ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये यूरोपीय देश इस संगठन में, इस राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। बाकी जो देश हैं वो सभी या तो एशिया, अफ्रीका, या फिर अमेरिकी कंट्रीज हैं। बाकी जो डिवीजन है इन 56 देशों में, हमने अभी यहां पर देख लिया कि 36 देश गणतंत्रात्मक है, और बाकी जो 5 देश हैं उनका अपना राजतंत्र है ना। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की अब देखो पृष्ठभूमि को समझो, है ना। पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो शुरुआत में उपनिवेशों पर नियंत्रण मजबूत करने का मकसद रखा गया था, है ना। मैंने अभी जिक्र किया ही कि ब्रिटेन का उपनिवेश दुनिया भर में फैला हुआ था, है ना। और इस चित्र से आप देख भी रहे हैं, एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, अमेरिकी कंट्रीज में भी है कि नहीं। तो यहां पर राष्ट्रमंडल की पृष्ठभूमि यही दर्शाती है कि जो भी उपनिवेश थे उनको मजबूती से पकड़े रहा जाए, है ना। बाद में चीजें परिवर्तित होती हैं और 1926 में ब्रिटेन और डोमिनियन के बीच में एक बातचीत होती है, समझौता होता है कि भाई हम सब जो है इक्वल स्टेटस को फॉलो करेंगे, समान दर्जा हमारे बीच में होगा, है ना। अच्छा, अब यहां पर बात आ गई कि डोमिनियन क्या हुआ भाई, है ना। डोमिनियन का मतलब क्या हुआ? देखो, डोमिनियन का मतलब यह हुआ कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश थे वे बाद में जब धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए, औपनिवेशिक सत्ता, ब्रिटिश की औपनिवेशिक सत्ता को त्यागने लगे, है ना। तो फिर यह हुआ कि वे अपने यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर तो नियुक्ति अपने यहां की जो जनता है उससे करेंगे, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वह ब्रिटेन का ही होगा। यानी कि कुछ हद तक ब्रिटेन का जो प्रभाव है वह इन देशों में बना ही रहेगा, है ना। और ऐसे देशों को क्या कहा गया? डोमिनियन कहा गया, ठीक है। तो 1926 में ये बात आई कि भाई जो भी डोमिनियन है वो और ब्रिटेन के बीच में एक समान दर्जा को महत्व दिया जाएगा। इसके बाद 1931 में वेस्टमिंस्टर कानून को महत्व दिया जाता है, और इसके बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश का गठन किया जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल की पृष्ठभूमि को यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। अब यदि हम भारत की स्थिति को समझें तो यहां पर देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो उस समय भी भारत राष्ट्रमंडल का एक अंग था, है ना। लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिलती है, देखो यहां पर ध्यान से समझना कि 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है, और फिर 1949 में जो है भारत को राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है, और भारत चाहता है कि वह राष्ट्रमंडल देशों में बना रहे, है ना। लेकिन वह जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, वह ब्रिटेन के राजा को नहीं मानना चाहता है। वह हेड ऑफ द स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, या फिर कहें संवैधानिक प्रमुख, किसे मानना चाहता है? निर्वाचित राष्ट्रपति को, निर्वाचित राष्ट्रपति, है ना। और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं भारत की इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो है वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था
लागू हो जाती है, जो कि अभी मैंने जिक्र भी किया। और इस तरीके से यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है हर 5 साल पर। और यहाँ पर ब्रिटेन के राजा को राज्य प्रमुख या फिर हेड ऑफ द स्टेट नहीं माना जाता है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय 1926 में ब्रिटेन और डोमिनियन के बीच में बातचीत चल रही थी समान दर्जा को लेकर करके, 1929 के आसपास में ही बातचीत चल रही थी किस चीज की, भारत में पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, है ना। भारत कभी नहीं चाहता था शुरू से लेकर करके कि हम किसी भी स्तर पर ब्रिटेन के अंतर्गत रहें, है ना। और ये स्थिति बाद में सामने दिख जाती है जब भारत कहता है कि नहीं भाई, हमारा हेड ऑफ द स्टेट हमारा अपना होगा, है ना। हम लोग ब्रिटेन के राजा या महारानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, बेशक हम राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत शामिल रहना चाहेंगे। क्लियर। तो ये सारी बातें यहां पर आपको जानने और समझने की आवश्यकता है। यहां पर एक चीज तो क्लियर हो ही गया कि ये जो सभी देश हैं, ब्रिटेन और 15 देश, ब्रिटेन और ये बाकी जो 14 देश हैं, वो सभी मिलकर करके ही क्या बनाते हैं, तो कॉमनवेल्थ रिम का निर्माण करते हैं, राष्ट्रमंडल क्षेत्र का निर्माण करते हैं, है ना। और इन्हीं सभी में क्या है, तो संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने आज की चर्चा में विस्तार से ये समझने की कोशिश की कि आखिर ब्रिटेन के जो राज्य प्रमुख हैं वो अन्य कुछ देशों के राज्य प्रमुख कैसे बन गए हैं, कैसे बन सकते हैं, है ना। यहां पर हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने तो उन्हें अपना राज्य प्रमुख मान ही लिया है। इनके अलावा जो एंटीगुआ और बरबूडा है, उस देश ने भी इन्हें अपना राज्य प्रमुख स्वीकार कर लिया है। और भविष्य में इनमें से किसी भी देश ने, जहां भी संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ रिम के अंतर्गत जितने भी 14 देश हैं ब्रिटेन के अलावा, यहां ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के अलावा जितने भी बाकी 14 देश हैं, उनमें से कोई भी यदि चाहता है भविष्य में कि हम राज्य प्रमुख ब्रिटेन के राजा या महारानी को नहीं माने, तो फिर उन्हें अपने यहाँ पर कुछ संवैधानिक संशोधन करवाने होंगे, है ना। क्योंकि वर्तमान में जो संविधान की व्यवस्था है इन सभी देशों में, वह तो यही कहती है कि भाई ब्रिटेन के राजा या महारानी जो भी होंगे वही हेड ऑफ द स्टेट होंगे, है ना। भविष्य में यदि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो फिर इन्हें अपने संविधान में बदलाव करना होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल है, सवाल देख लीजिए। संवैधानिक राजतंत्र से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में राष्ट्रमंडल देशों की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए, है ना। तो यहाँ संवैधानिक राजतंत्र के बारे में जो भी मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया, ये बताइएगा। और जो एब्सोल्यूट मोनार्की या फिर कहें आत्यांतिक राजतंत्र है, उससे यह किस मायने में अंतर रखता है, इसके बारे में बताइएगा। और साथ ही राष्ट्रमंडल देशों की जो पृष्ठभूमि रही है, वो कैसी पृष्ठभूमि शुरुआत हुई है, कैसे ब्रिटिश उपनिवेशों को अपने अंतर्गत रखने की कोशिश की गई सबसे पहले, उसके बाद फिर 1926 में क्या स्थिति बनी और 1931 में क्या स्थिति बनी, और देन फिर वर्तमान में क्या स्थिति है। अब तो ऐसे भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं जो कि ब्रिटिश उपनिवेश कभी नहीं रहे, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर भी बताया, गैबन और टोगो जैसे देश इसमें शामिल हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर लिखें। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।